बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर दो आप लोग सारे बहुत मज़े से होगे एंड पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। लेक्चर लंबा हो रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा बीच में रोक दिया था, है ना। तो आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर छोटा रहेगा, क्लियर है। एंड आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ऐसे ही आप अपना रिस्पॉन्स देते रहिए और मैं लेक्चर डालता रहूँगा। हमें इस 2021 का जो NTSC का एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है एनी हाउ। ये एकदम कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला के रखो, बहुत मज़ा है। ओके, सो लास्ट टाइम बच्चा अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि ओके, आवाज़ मुझे लगा गूंज रही है। ओके, सो फाइन। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर दिया था। तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बताया था कि मैंने एक बॉल को जब किक किया या लात मारी उसको, तो मैंने अपनी एनर्जी बॉल को दी, तो वो एनर्जी बॉल में गई, तो वो जो मूव कर रही है ना, वो तो मूव किसकी वजह से कर पा रही है? मैंने जो एनर्जी दी थी। अब मेरी दी हुई मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? काइनेटिक एनर्जी में। और वो कैसे मुझे पता चल रहा है कि मेरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है? तो बॉल जो मूव कर रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक, क्या होता है सर पोटेंशियल एनर्जी? पहली चीज तो आप ये समझ लो बच्चा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, या फिर मैं एक तरीके से बोलूं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसके शेप या साइज को चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क। मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क। ठीक है, तो मैं जो वर्क कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करने के लिए, तो जो मेरा वर्क है वो कहाँ जा रहा है? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही तो लग रहा है। तो मेरी जो एनर्जी थी वो किसको मिली? मैंने वर्क किया, तो मेरा वर्क जो था, मेरी जो एनर्जी थी वो उस ऑब्जेक्ट में चली गई। कैसे गई? क्योंकि मैंने उसके शेप और साइज को क्या किया? चेंज किया। जैसे मान लो अगर मैं एक आटा, मम्मी लोग आटा गूंथती है ना, मैं ऐसे करके यो 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 करके आटा गूंथ रहा हूँ, तो मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा हूँ ना। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है नॉर्मल, मैं जब इसको ऐसे करके प्रेस कर रहा हूँ तो मैंने अपनी एनर्जी उसको दी, ठीक है, और मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज की। तो मेरी एनर्जी गई कहाँ? तो बेटा जिस ऑब्जेक्ट पे मैंने वर्क किया, जिस ऑब्जेक्ट पर मैंने वर्क किया वही वर्क उस बॉडी के अंदर चली गई। अब बॉडी, अगर मैंने वर्क किया है, वही वर्क किसके फॉर्म में बच्चा? एनर्जी के फॉर्म में उस बॉडी के अंदर स्टोर हो गई। और जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हुई, क्यों स्टोर हुई? क्योंकि उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ। इसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहला तो मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी, या मैं किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता हूं, या मैं किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता हूं, तो पोजीशन को चेंज करने के लिए भी तो बच्चा मुझे वर्क करना पड़ेगा ना। तो वो वर्क कहाँ गया? तो वो वर्क उस बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो दो वर्ड मैंने यहाँ पे क्या बोला पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इसको ध्यान से समझिए। दो चीज़ें जो मैंने बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला कि किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आता कहाँ से है? समझ गए कहाँ से आता है? तो जो हम लोग बाहर से वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं बाहर से, उसके किस चीज़ को चेंज करने के लिए? क्या चीज़? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब आप समझ गए बच्चा, शेप हो गया, साइज हो गया, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया? वर्क। तो मेरा वर्क जो था उस बॉडी में स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? या फिर दूसरा, अगर मैं उसके पोजीशन को चेंज कर दूं, क्या मैं कर दूं? पोजीशन को चेंज। तो बच्चा अगर मैं उसके पोजीशन को भी चेंज करना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वर्क करना पड़ेगा। और मैंने वर्क किस पे किया होगा? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही किया होगा, है ना। अब उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी गई, जो मैंने दी उसको एनर्जी, वो एनर्जी जो मैंने उसको दी वो उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हाउ कैन वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed by an object by
by changing it in its configuration or by changing its position is called potential energy. क्लियर है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं बच्चा, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया तो क्या क्या कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लात मारी तो मेरी एनर्जी किसमें चली गई, बॉडी के अंदर, और उस एनर्जी की वजह से वो मूव कर रही है तो उसके अंदर अभी कौन सी एनर्जी पाई जा रही है, तो उसके अंदर अभी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसका शेप ऐसे करके चेंज कर दिया तो मेरे शेप चेंज करने की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई वो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उसका शेप चेंज हुआ तो उसके पास कौन सी एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी। दो वर्ड, कोई चीज मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी। मैंने उसका शेप साइज चेंज किया या उसकी पोजीशन को चेंज किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन और बाय चेंजिंग पोजीशन, इन दो चीजों से हम लोग किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करा सकते हैं। समझ गए? अच्छा सर, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग जो बेसिकली सर कितने तरीके के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, तो जैसे मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकता हूँ। क्योंकि सर ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे बच्चे अपन स्प्रिंग को ऐसे करके कंप्रेस करते हैं, है ना, तो मैंने जो वर्क किया, मेरी जो एनर्जी थी वो किसके अंदर स्टोर हो गई, स्प्रिंग के अंदर। और जैसे ही मैं इसको हटाता तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आता है ना, या कई बार ऐसे मान लो ऐसे स्प्रिंग को ऐसे करके हाथ हटा तो स्प्रिंग आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो जो मेरी एनर्जी थी जब मैंने ऐसे लगाया तो मैंने एनर्जी दिया स्प्रिंग को, ऐसे मान लीजिए तो मैंने प्रेस करके एनर्जी दिया स्प्रिंग को, और मैं जैसे ही हाथ उठाऊंगा तो मेरा जो पोटेंशियल, मैंने जो एनर्जी दिया तो उसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और मैं जैसे ही हाथ उठाऊंगा ये बाहर की तरफ निकलता है। तो ये जब मूव किया तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि जब मैंने प्रेस किया तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी इसको मिली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और फिर ये जब मैंने छोड़ा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। इस वजह से बच्चा ये स्प्रिंग आगे की तरफ जाएगा। समझ गए? थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर ये क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? चलो देखो इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। एंड जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स वगैरह या डीपीपीस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो उनको पर्सनल डीएम मुझे करना पड़ेगा, तभी मैं रिप्लाई करूँगा। यही मेरी कंडीशन है, छोटी सी फीस थोड़ी पड़ रहा है यार। चलो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल होते हैं, यानी ग्रेविटी यहाँ पर है। जैसे मैं अगर आप सिंपली बात करूँ तो वर्क बच्चा हमेशा किसी के अगेंस्ट में ही हम लोग करते हैं। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब, वर्क किसी के अगेंस्ट में, अभी तक तो आपने ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो वर्क हमेशा बेटा किसी के अगेंस्ट में ही होता है। अगर कोई अपोजिशन अगर वहाँ है ही नहीं तो आपने कोई वर्क ही नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लो बच्चा ये अर्थ है ना, ये मान लो अर्थ है, और अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और मैं अगर इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो मुझे कौन सा वर्क करना, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके किसी हाइट h पे ले जाने के लिए, बताओ। किसी हाइट h पे अगर मैं इसको लेकर जा रहा हूं तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जितना इस बॉडी का वेट है, जितना इस बॉडी का वेट है, अब जो चीज यार जितना भारी होगा उतना ही फोर्स तो मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगा उसको उठाने के लिए। समझ गए? तो मान लो अगर इसका मास m है तो इसका जो बेटा वेट लग रहा होगा m × g, ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सर आपको mg फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने ग्रेविटी की बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन फोर्स लगा रहा है बच्चा, मैं, दिस इज मी, हम ऑब्जेक्ट को उठा के ऐसे लेके जा रहे हैं। तो मैं फोर्स की अब ये वो फोर्स होगा कितना लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर जितना इस बॉडी का वेट होगा आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो धरती पे रखी हुई किसी चीज को ऊपर उठाना तो जितना उसका वेट होगा उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा बच्चा, mg। अच्छा, मैंने उठा के इसको ऊपर रख दिया h हाइट पर, क्या किया मैंने, उठा के इसको ऊपर रख दिया h हाइट पर। तो अब एक बात बताओ बच्चा,
वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है बच्चा, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री, एंड cos 0 की वैल्यू बच्चा 1। मैंने कल आपको याद कराया था लास्ट लेक्चर में, पीछे जाके देखो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो फोर्स मैंने लगाया m g, और मैंने इसको डिस्प्लेस कितना कर दिया h, तो ये कितना हो गया m g h, समझ गए। तो बच्चा इसको यहां से उठा के ऊपर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, तो मुझे वर्क करना पड़ा है। तो अब मैंने अगर वर्क किया है तो एनर्जी तो खर्चा हुआ ही। मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में कि बेटा अगर कहीं पे वर्क हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पे एनर्जी लग रहा है। अगर किसी भी जगह पर वर्क हो रहा है तो वहां पे एनर्जी लग रहा होगा, और एनर्जी को हम बच्चा ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मैं जब ऐसे उठा के जब मैं उसको ऊपर उठाया तो मैं तो थक गया, क्यों, क्योंकि मेरी तो एनर्जी खर्च हुई है। तो ये एनर्जी कहाँ चली गई, चांद पे नहीं गई है। जिस ऑब्जेक्ट पे को मैंने उठाने के लिए काम किया उसी में ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई है किसकी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने इसको उठा के ऊपर लेकर आया हूं, मतलब मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो पोजीशन को चेंज करने की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई, दिस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, दिस एनर्जी इज पोटेंशियल। ये जो वर्क था बच्चा, यही कौन है, ये चेंज इन पोजीशन हुआ ना, तो मेरे चेंज इन पोजीशन करने की वजह से ये जो वर्क है ना, वर्क मतलब एनर्जी, ये जो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड हो गई h हाइट पे, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज m इंटू जी इंटू h। और ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बच्चा, तो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट करो आप लोग। तो बच्चों आपको यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, ओके। सो अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इस पर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंफ्यूज मत होना। मैंने आपसे ऐसा कहा ना बच्चा, हम लोग ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि मान लो बच्चा अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग में जितना टोटल एनर्जी होगा ना सिस्टम का, बाद में भी उतना ही होता है। सर क्या मतलब है, जरा इसको एक्सप्लेन करिए। चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लो बच्चा, अभी आपको एक चीज, जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी, आप इतना बस लिखो, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब चलो मैं इसको मैं लिख देता हूँ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं एक फ्री फॉल केस ले लेता हूँ। किसका केस ले लिया मैंने, फ्री फॉल का, ठीक। मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट का बेटा जो टोटल एनर्जी रहता है ना वो हमेशा सेम रहता है। हाँ, उसका काइनेटिक एनर्जी डिफर हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो सकता है, बट जब आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पहले फील ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो बच्चे ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके मारकर मेरे हाथ में रखा हुआ है। अभी मान लो मैं अभी अर्थ के सरफेस पर हूँ, ठीक है, मान लो ये अर्थ ही है। तो जब अर्थ की सरफेस पे बच्चे के रेस्ट पे पड़ा हुआ है अभी, तो अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी इसके पास कैसे आएगा, जब कोई इसको देगा एनर्जी तब तो आएगा, हवा से थोड़ी आ जाएगा। अब मैंने मान लो मैंने इसको उठा के किसी हाइट पे रख दिया, मैंने उठा के इसको किसी हाइट पे रख दिया। जब मैं इसको हाइट पे रखा हूं तो यानी मैंने वर्क किया है, और मेरा वर्क अगर मैंने वर्क किया यानी कि मैंने एनर्जी खर्च की है,
और मेरी एनर्जी अब किस में स्टोर हो गई है, इस मार्कर के अंदर स्टोर हो गई है। और किस फॉर्म में स्टोर हो गई, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। तो अभी मैं बोलूंगा बताओ इस मार्कर के पास कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है। अगर ये इस हाइट पे रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना होगा तो आप बोलोगे सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा 0, क्योंकि अभी ये रेस्ट पर है। मैं पूछूंगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हैं ना बेटा। इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैंने मान लो h हाइट तक डिस्प्लेसमेंट किया यानी h, और फोर्स मैंने लगाया m इंटू जी, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला मतलब एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, m इंटू जी इंटू एच। अब यार बच्चा मैं जब इसको छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, तो अभी देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब मैं जब इसको छोड़ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, जब मैं छोड़ रहा हूँ नीचे की तरफ आ रहा है, तो कोई बॉडी जब मूव करता है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी आ जाता है, तो उसके अंदर बच्चा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो इस बार इसको ये एनर्जी कहाँ से मिला, मैंने तो दिया नहीं, मैंने तो बस उठाया ही था ना। मैंने तो इसको कौन सी एनर्जी, मैंने तो इसको जब उठा के ऊपर किया तो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी दे दी, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज किया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चे जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना, वैसे वैसे किसमें कन्वर्ट होते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये ऐसे डाउन एकदम नीचे आके रुक गया, तब इस जैसे ही यहाँ पे ऐसे आके टकराया होगा ये, तो जैसे ही आके टकराया होगा तब इसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई होगी। समझ गए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई होगी, क्योंकि हाइट एकदम कम हो गया ना। m इंटू जी करोगे, h अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। बट ये ऊपर से एक्सेलरेट, बेटा कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है ना। मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट कर रही होती है इसका मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। और काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास तो फिक्स है लेकिन वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। समझ गए। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब ये नीचे की तरफ आया तो यही पोटेंशियल एनर्जी बेटा धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। और नीचे आके काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया मिनिमम। ठीक है, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो बेटा जो टोटल एनर्जी होता है वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा सोचो, ये अर्थ सरफेस पे मान लो यहाँ पे अपना अर्थ है और ये मान लो कुछ h हाइट है, ठीक है, ये h हाइट है, ये मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक सर लग नहीं रहा, मान लो थोड़ी देर के बच्चा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर पॉइंट ले लूँ, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, मैं A, B और C इस तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखना चाहता हूँ कितना होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। अगर बच्चा मुझे टोटल एनर्जी निकालना हो कहाँ पे, पॉइंट A पर, तो आप क्या बोलोगे, तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए तो निकल जाएगा। मैंने चलो बहुत बढ़िया। तो A पॉइंट पे बच्चा इसका जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि बॉडी बच्चा यहाँ पे रेस्ट पे है ना, मैंने इसको ऐसे उठा के परख दिया, ठीक। तो इसके पास बच्चा जो काइनेटिक वेलोसिटी अगर 0 है तो हाफ इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस इसमें बच्चा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो सर आपने इस m मास को उठा के ऊपर यहाँ पे आपने रख दिया है तो इसके पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर m इंटू जी इंटू एच। फॉर्मूला याद हो गया बच्चा, h हाइट पर लेकर गए, फोर्स हमने mg लगाया, तो m इंटू जी इंटू एच, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी A पे बच्चा कितना आ गया, टोटल एनर्जी A पे, तो आप बोलोगे सर m इंटू जी इंटू एच। मान लो बच्चा मैं एट B निकालना चाहता हूँ, कौन से पॉइंट पे, B पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ कि टोटल एनर्जी कितना होगा। तो मान लो बच्चा अगर ये डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ कि अगर x है तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। मान लो ये x डिस्टेंस बच्चा अगर ट्रेवल किया है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। अच्छा सर बात समझ में आ गई। अब बच्चा जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, बट इस पॉइंट पे कुछ तो वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे बच्चा कुछ तो वेलोसिटी होगा, है ना। अच्छा सर चलो एट बी पे निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी एट बी कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले सर काइनेटिक एनर्जी लगा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हाफ m और यहाँ पे वेलोसिटी मान लो इसकी v स्क्वायर, ठीक। अब बच्चा ये कितने हाइट पर है, तो आप बोलोगे सर h माइनस एक्स हाइट पर है। तो मैंने कहा चलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर mg इंटू एच माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आगे कितनी रही होगी। तो अगर इस v की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ
और बेटा u 0 है और ये कितनी दूर चल कर आया है, x डिस्टेंस तक चल कर आया है, x डिस्प्लेसमेंट इसने किया है। तो बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g और यहाँ पे हाइट 2g ऐसा पढ़ा आपने? अरे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो a को मैंने यहाँ g से रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है, अंडर ग्रेविटी काम हो रहा है, तो अंडर ग्रेविटी केस में अपन g लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू एस की जगह मैं कितना कर दूं x। तो अब एक बात बताओ मुझे, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू जी इंटू एक्स, समझ गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखो बच्चा इसको, तो ये आपके पास क्या आ गया, हाफ m, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो v स्क्वायर की जगह 2 इंटू जी इंटू एक्स, तो 2 इंटू जी इंटू एक्स प्लस इसको सॉल्व करो तो m इंटू जी इंटू एच माइनस m इंटू जी इंटू एक्स, m इंटू जी इंटू एक्स, समझ गए। नॉर्मल कैलकुलेशन किया मैंने, माइनस ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो मैं इसको लिखता हूँ, माइनस m इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा सर, अब ध्यान से देखोगे बच्चा आप लोग, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m प्लस एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, एम जी एच। देखो तो बेटा बी पे भी जो टोटल एनर्जी आया है वो कितना है, तो सर एम जी एच ही आया है, समझ गए। अब अगर मान लो सी पे निकालना चाहें हम लोग, एट सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहो बच्चा तो बहुत सिंपल सा, कैसे करो सर, अब टोटल एनर्जी निकालना है तो बच्चा अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब इसने ट्रेवल किया होगा तो मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, या मान लो v वेलोसिटी भी अगर मैं लेके चलता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, v1 लेना है तो v1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो अब आप मुझे बताओ कि पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो 0, क्योंकि बच्चा जब ये यहाँ से यहाँ आया तो हाइट तो इसकी 0 होगी, समझ गए। h हाइट पे गया था तो उसके पास पोटेंशियल नहीं था, अब वापस अपनी जगह पर आ गया तो उसके पास पोटेंशियल कितनी होगी, तो सर 0 हो जाएगी। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, और काइनेटिक की वजह कितना हो जाएगी, तो हाफ m v1 का स्क्वायर। अब बताओ बेटा v1 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और ये कितना हाइट चला बच्चा, h हाइट तक चला है ना। अरे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना, तो a को मैं g लिख देता हूँ एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और इनिशियल वेलोसिटी बच्चा मैंने इसको ड्रॉप किया था ना, फ्री फॉल हुआ था, तो u की वैल्यू 0, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू बच्चा कितना हो गया, 2 इंटू जी इंटू एच। अब यहाँ लगे रख दो, तो टोटल एनर्जी बच्चा कितना हो जाएगा, हाफ m 2 इंटू जी इंटू एच। तो बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल आ गया तो आपके पास m इंटू जी इंटू एच आया। तो इससे हमें क्या पता चला कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम का रहता है वो कंजर्व रहता है, चाहे आप पॉइंट ए पे देखो, बी पे देखो, सी देखो, सब जगह बेटा कितना है, एम जी एच, और यहाँ भी देखो एम जी एच है, टोटल एनर्जी है वो चाहिए, समझ गए। तो हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया कि जो टोटल एनर्जी होता है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको अगर एग्जाम में टोटल एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, मतलब तीनों में से एक दे देगा, दूसरा पूछेगा। अगर आपसे उसने ऐसा बोला कि एक बॉल को मैं ऐसे करके ड्रॉप कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 100 जूल एनर्जी थी, तो यहाँ पे कितनी होगी, मैंने कहा यहाँ पे मान लो टोटल एनर्जी 100 जूल थी, तो इस पॉइंट पे कितनी होगी, तो आप बोलोगे 100 जूल ही होगी, इस पॉइंट पे कितनी होगी, 100 जूल, कि जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो होगा वो 100 जूल ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल आपस में चेंज होगा, हो सकता है कहीं पे काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात और, जहां पे काइनेटिक एनर्जी बेटा मैक्सिमम होता है ना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। अब पूछोगे कैसे सर, जैसे मान लो मैं अगर इसको ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहा हूँ, ये मेरे हाथ पे आ रहा है, तो एक बात बताओ, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, यानी उस टाइम पे इसने हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब h मैक्सिमम है, तो उस केस में जो पोटेंशियल जो होगा m इंटू जी इंटू एच मैक्सिमम हो गया। बट बेटा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाता है ना, जब रुकता है तो उस केस में जैसे ये रुका है, अब जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुकेगा तभी तो नीचे गिरेगा ना, नहीं तो नहीं रुकेगा तो ऊपर चलते जाएगा। तो मैं अगर किसी को ऊपर फेंकता हूँ तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल तो मैक्सिमम होती है, बट उसकी वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो होगा उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बट काइनेटिक एनर्जी 0। क्लियर है। तो एक ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, छोटा सा, जगह मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो बच्चा, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन, मतलब क्या है सर,
मान लो मैं अगर यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप एक बात बताओ बच्चा, अगर किसी पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इस पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वहां पे, मैक्सिमम। अगर कहीं पे काइनेटिक, जैसे देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो आते आते उस एक्स पोजीशन पे आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इस पॉइंट पे आते आते उसकी ऐसे डॉटेड बना देता हूँ। मान लो सपोज करो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिख रहा है, और देखो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। समझ गए? तो ये एक छोटी सी बात थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ग्राफ पोजीशन के साथ। ये देखो पोजीशन चेंज कर रहा है ना। जब जैसे मान लो अगर मैं किसी बॉल को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो आप जरा खुद सोचो, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही तो जाते जाते रुक जाएगा, जहां पे रुकेगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो। चलो इस ग्राफ को देखो, मैं अगर किसी को 10 की वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 0 तक पहुंच जाएगी। तो जब वेलोसिटी जीरो, देखो देखो पोजीशन के साथ वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो देखो इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा है बच्चा, मैक्सिमम, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। समझ गए? उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जहां पे एक जीरो तो दूसरा मैक्सिमम, जहां पे दूसरा जीरो तो पहला मैक्सिमम। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक्स को नोट कर लो, फिर अपन लोग पावर शुरू करते हैं। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास वो है पावर। ठीक है, अब आप मेरे से पूछोगे कि सर पावर क्या होता है? तो पावर तो बेटा सिंपली अगर बात करूँ कि अगर मैं किसी काम को 2 मिनट में करता हूँ, तुम उस काम को 1 सेकंड में करके रजनीकांत बन जाते हो, तो किसकी पावर ज्यादा हुई? तो ऑब्वियसली तुम्हारी पावर ज्यादा हुई। समझ गए? तो मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं किस रेट से कर रहे हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। क्लियर है? हम किसी काम को किस रेट से कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं पावर। ठीक है, चलो तो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर को कैसे डिफाइन करते हैं देखो जरा, पावर इज इक्वल टू द बच्चा रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक चीज है बच्चा कि मैं ना ज्यादा जो मैंने फोकस किया है लेक्चर्स में ना, वो है कि मैं आप लोग को ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा है कि आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ो, आप लोग मेरे से मतलब डीपीपीज मांगो, है ना, और मैं आप लोग को डीपीपी दूंगा, और फिर उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, आप मेरे से जूम पे सेपरेटली वो चीज़ पढ़ सकते हो। पढ़ना मतलब न्यूमेरिकल से किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर मैंने भेजा आपसे नहीं बन रहा है मेरे पढ़ाए हुए थ्योरीज से, तब आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा, है ना। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है, इसलिए मैं कम न्यूमेरिकल्स डालता हूँ, शायद ना भी डालता हूँ, ना के बराबर। ठीक है, बाकी हमारा प्लान है कि एनटीएससी मतलब कमिंग 2 मंथ्स में लगभग कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। वैसे मैंने 60 डेज का कहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय वर्क मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं समझ रहे हो ना कि मैं पर डे उतना ज़्यादा लेक्चर्स को डाल पाऊँ, है ना। बट मेरा टारगेट है कि मैं उसको किसी भी, अभी तो एक अमन सर है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया हमारे चैनल को, तो अब आप लोगों को केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे टाइम टू टाइम, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ टीम बड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी आपके राहुल सर जिंदाबाद है। चलो सो क्या है बच्चों, देखो थोड़ी सी बात की, अब आगे मन में तो मैंने कर ली। ओके, सो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कि हम किसी काम को कितनी जल्दी कर रहे हैं। तो रेट वर्ड बेटा अगर कहीं आता है ना तो आप समझ जाना डिवाइडेड बाई टाइम, तो P इज इक्वल टू W बाई T। समझ गए? और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर फोर्स F डॉट ds cos थीटा, तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। अब जो दूसरी बात आती है कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, तो बेटा इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ 1 वॉट कब होगा, किसी का पावर 1 वॉट कब होगा? तो सिंपली अगर कोई 1 जूल वर्क करेगा 1 सेकेंड में, तो उसका पावर कितना हो जाएगा? 1 वॉट हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें ना बच्चा कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि आपको क्वांटिटी जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार आपसे बोलेगा किलोवाट, है ना, किलोवाट, तो किलोवाट मतलब होता है 10 टू द पावर 3 वाट। कई बार आपसे पूछेगा, दिया हुआ रहेगा मेगावाट, तो ध्यान रखना ये सब, है ना, तो 10 टू द पावर मेगा में 6 वाट होता है, ठीक है। कई बार आपसे बोलेगा गीगावाट, ठीक है, तो गीगावाट अगर आपको दिया होगा तो ये होता है बच्चा 10 टू द पावर 8 वाट, समझ गए। और कई बार हॉर्स पावर दिया जाएगा तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है, यहाँ लिख देता हूँ, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, इनको अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन बोला है कि कोई 100 जूल ऑफ वर्क करता है 50 सेकेंड्स में, तो बताओ उसकी पावर कितनी होगी। जैसे क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा कि मैंने 100 जूल ऑफ वर्क किया और टाइम मैंने लगाया 20 सेकेंड्स, तो बताओ मेरी पावर कितनी होगी। तो P इज इक्वल टू W/T करके अपन निकाल सकते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 कैलकुलेट कर दिया तो 5 वाट मेरी पावर हो गई। जैसे आपसे मान लो कई बार हो सकता है कि पावर दे दे और आपसे पूछेगा कि बताओ कितना वाट, सॉरी हाँ, आपसे पावर दे देगा और आपसे वर्क पूछेगा। जैसे मान लो आपसे बोला कि एक बल्ब है, है ना, और उस बल्ब का जो पावर है वो है मान लो 10 वाट का बल्ब लगा हुआ है। कितने वाट का बच्चा? 10 वाट का बल्ब है। और अगर हम उसको 30 सेकेंड्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो बताओ उस बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो हमारे पास फॉर्मूला है सर, वर्क इज इक्वल टू P इंटू टी होता है, तो P इज इक्वल टू 10 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 30 जूल एनर्जी उस बल्ब ने कंज्यूम की। समझ गए? तो जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है क्लास 10th में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे अपन इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत अच्छा फील भी आता है। अभी फिलहाल आप लोग इतना रख लो तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको बच्चा नोट कर लो, ठीक। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक और छोटी सी चीज है बच्चा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर पावर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ऑब्वियसली बच्चा पावर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है। जैसे वर्क अगर नेगेटिव हो सकता है तो पावर भी नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैं आपसे छोटे छोटे कंडीशंस लिख दूं, मैंने अगर आपको बोल दिया कि मान लो, अब आप इसको न्यूमेरिकल समझो या कंडीशन समझो। मैंने कहा कि मान लो मैं इस पे F फोर्स लगा रहा हूँ या फिर मैं ऐसे करके खींच रहा हूँ F फोर्स, कोई भी कंडीशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इधर मैंने मान लो बच्चा डिस्प्लेसमेंट कर दिया ds डिस्प्लेसमेंट, या फिर मान लो मैंने कहा मैं इसको डिस्प्लेस करके s डिस्टेंस तक लेके गया, ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ मेरा पावर कितना होगा अगर मैं इसको यहाँ से खिसका के यहाँ लेके चला जाता हूँ, तो मेरी पावर क्या होगी, ठीक है। और मुझे टाइम लगा, कुछ t टाइम लगा, यहाँ से इसको यहाँ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने में मुझे t टाइम लगा है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि सर P इज इक्वल टू होता है W/T और वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा। तो बेटा यहाँ पे थीटा कितना होगा, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो cos 0 1 होता है, तो Fs/T। समझ गए? अब जैसे मान लो आपसे बोलेगा कि ये फर्स्ट ले लो, सेकेंड कंडीशन ले लो। जैसे मान लो आपसे बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चा जो मूव करते हुए इधर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो बताओ मुझे कितना पावर लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए। तो बच्चा अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इधर किसी फोर्स से आ रहा होगा, तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक। और ये मान लो अभी यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गया और इसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया s, कितना कर लिया डिस्प्लेसमेंट, s कर लिया। तो मैंने तो फोर्स बच्चा इधर की तरफ लगाया, तब तो ये रुकेगा जब मैं यहाँ पे से हाथ लगाऊंगा इसको रोकने के लिए। तो जैसे मान लो कोई चीज मेरे पास ऐसे आ रहा था, मैं उसको पे फोर्स लगा मैं थोड़ा पीछे तक आ जाऊंगा ऐसे, तो मैं तो ऐसे ही फोर्स लगा रहा था, बट उसकी फोर्स के वजह से मैं थोड़ा पीछे चला गया ना, और मैं उसको रोक क्यों पा रहा, क्योंकि मैं उसके ठीक अपोजिट में फोर्स लगा रहा था। तो मैं तो फोर्स इधर लगा रहा था लेकिन बॉडी किधर डिस्प्लेस होते हुए आ गई, इस तरफ आ गई। तो एक बात बताओ, मैंने ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा, मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे से, F एक्सटर्नल, तो ये तो इस तरफ, लेकिन बॉडी तो बच्चा इधर की तरफ डिस्प्लेस हुई ना, मैं इधर लगा रहा था तभी ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाके रुक गई, यहाँ पे स्टॉप हो गई। समझ गए? तो जब ये यहाँ पे रुक गई है तो फोर्स तो मैंने इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। तो बेटा यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एंगल बनेगा
180 डिग्री। तो अब बताओ मैंने पावर कितना लगाया, तो आप बोलोगे सर पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, मान लो टी टाइम के बाद वो रुक गया तो P इज इक्वल टू W बाई टी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री, समझ गया, डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा माइनस F इंटू एस बाई टी। cos 180 का वैल्यू बेटा -1 होता है, मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था स्टार्टिंग वाले में, ठीक है। अच्छा और सर नेगेटिव हो सकता है, और भी कंडीशन है, जैसे मान लो आपसे पूछा वर्क डन है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में बच्चा वर्क डन, ठीक। तो अगर हम मैं पावर की बात कर रहा हूं, अगर जो वर्क है अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है तो पावर कितना होगा, तो बेटा बहुत सिंपल सा है, एक बात बताओ, धरती तो इधर खींचना चाहता है, हर एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता है, तो अगर आप बताओ मुझे कितना पावर लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर उठाने के लिए, ठीक। तो एक बात बताओ, ग्रेविटी देखो, अब मैं यहाँ पे ग्रेविटी के टर्म में लिख रहा हूँ पावर, ठीक है। तो बच्चे एक बात बताओ, ग्रेविटी तो नीचे खींचना चाहता है और कोई ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो उसका वेट बेटा mg नीचे लगेगा, फोर्स तो यही होगा ना, फोर्स तो mg नीचे की तरफ ही लगता है, ये बात हमें अच्छे से पता है। अच्छा सर, तो एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इधर खींचना चाहता है ना, और अपन फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिए, तो दोनों के बीच में जो मतलब एक दूसरे के, देखो कभी भी अगेंस्ट होगा तो पावर नेगेटिव होगा, कभी भी अगेंस्ट आ गया तो पावर नेगेटिव, मतलब बॉडी इधर आ रहा था और हमने इधर फोर्स लगा दिया, तो देखो एंगल कितना बना 180, तो -1 हो गया। ग्रेविटी इधर खींचना चाहता था, हमने इधर फोर्स लगा दिया, तो अब कैसा हुआ फिर से नेगेटिव, सेम कंडीशन, जो यहाँ पे फोर्स देखो बॉडी इधर आ रहा था, मैंने इधर फोर्स लगा दिया, यहाँ पे धरती इधर खींचना चाहता था और मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया, समझ गए। तो यहाँ पे भी पावर कितना हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे मिल जाएगा -mg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और ये मान लो h हाइट पे हम गए, -mgh/t, ठीक है। एक और कंडीशन कर लेते हैं, एक और कंडीशन, इसको आप लोग नोट कर लो, एक और कंडीशन कर लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे करके खींच रहा हूँ, मैं फोर्स अगर इधर लगा रहा हूँ और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर इधर की तरफ हो और एंगल है थीटा, तो बताओ पावर कितना होगा, तो पावर इज इक्वल टू, आप फिर से लिखोगे वर्क बाई टाइम, P इज इक्वल टू W बाई टी, तो W कितना हो जाएगा बताओ, तो सर W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा बाई टी। अब मान लो थीटा होता है 30 हो, 45 हो, 60 हो, आप आराम से कर सकते हो, अब थीटा रखते जाओ तो पावर कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों पावर। तो होपफुली आज का लेक्चर तो जल्दी खत्म हो गया है ना, तो अब जिनको मेरे से पढ़ना है जूम पे पर्सनली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे मेरे साथ कनेक्ट होके एनटीएससी एग्जाम से पहले। एंड बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो लोग ये लेक्चर्स को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए फिलहाल, कि अगर 50 बच्चों की स्ट्रेंथ हो गई तो मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा आपसे वादा है ना। एंड मेरी सुनोगे तो सिलेक्शन 100% है, थ्योरेटिकल पार्ट में बेटा कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, एंड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो तो मैं कराता ही हूँ, अब न्यूमेरिकल तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए शीट, तो भैया इंस्टा पे DM करो तो मिलेगा, नहीं तो फिर चलो। सो अपना ख्याल रखो और मन लगा के पढ़ो। जय हिंद।